नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, जो कि भैया D.Ed IDD के सेकेंड ईयर का भैया ये आपका पेपर नंबर 8 है। इससे रिलेटेड जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाकी भैया आप स्वयं से भी पढ़ लीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने पैटर्न अपना कल देख ही लिया कि आप लोगों को 9 नंबर में इस बार फुल फॉर्म जो है वो नहीं देखने को मिल रही हैं। वो आपको क्या देखने को मिल रहा, 3 क्वेश्चन आपके जो थे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के, और भैया 4 क्वेश्चन आपके जो कि मैचिंग के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो उनको भी थोड़ा वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे कि आप लोग जो भी सिलेबस में पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी सिलेबस आपका है उसको आप अगर गहनता से अध्ययन करते हैं, जो चीज़ें वहाँ पर कही जा रही हैं एग्जैक्टली उस चीज़ का उत्तर क्या हो सकता है, तो बस उन चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखते हो, उन बिंदुओं को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो भैया आप उन क्वेश्चनों को बेहतर कर लोगे। और 1-2 क्वेश्चन आपकी समझ पर आधारित होते हैं, जैसा कि कल आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम में देखा, वो आपको समझ कर ही उत्तर उसका देना होगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। कहेंगे सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रक्रिया है जो सूक्ष्म शिक्षण को 2 शब्दों से मिलकर के बनाती है, सूक्ष्म और शिक्षण। सूक्ष्म का अर्थ है गहन और शिक्षण का अर्थ है प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिए जाने वाले शिक्षण से। यानी कि टीचिंग जब कोई भी व्यक्ति करा रहा है, छोटे रूप से अगर शिक्षण करा रहा है, प्रशिक्षण के दौरान यानी कि ट्रेनिंग वो ले रहा है, तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कौशल को सुधारने के लिए छोटे छोटे पाठों का अभ्यास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के शिक्षण कौशल को सुधारना, ताकि वो बेहतर रूप से शिक्षा को प्राप्त कर सकें और भैया उनको विकास में समर्थन मिल सके। इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में E.W. एलन के द्वारा किया गया था, और इसके बाद में इसका उपयोग सभी रूपों में इसके शिक्षकों को विकसित करने के लिए किया जाता था। परिभाषा की अगर हम बात करें कि क्या होगी परिभाषा, तो कहेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं की वाली एक प्रविधि है। या एलन ने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ये एलन ने इसकी परिभाषा दी थी। क्या कहेंगे इसके सिद्धांतों में? कहेंगे यह सिद्धांत मुख्य रूप से शिक्षकों के कौशलों को सुधारने के लिए और छोटे पाठों का अभ्यास कराने के लिए इसको विकसित किया जाता है। जब कोई भी शिक्षक लेसन प्लान करा रहा होता है, छोटे छोटे सुधारों को करके, छोटे पाठों का अभ्यास करा करके उसको स्वयं से उसको सुधारा जाता है। यह एक कैसा होता है? वास्तविक कौशल होता है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रित रखा जाता है, और क्या है, प्रतिपुष्टि होती है उसके आधार पर इसकी परिधि को विकसित किया जाता है। हो सकता है आपसे सूक्ष्म शिक्षण अगर पूछे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना पूछे तो भैया दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है कि भैया वृहद शिक्षण क्या है, या जिसको हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं, MACRO। ये आपकी होती है माइक्रो टीचिंग। क्या होती है? माइक्रो टीचिंग। ये होती है आपकी माइक्रो टीचिंग। दूसरा होता है आपका मैक्रो टीचिंग यानी कि वृहद शिक्षण। तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में कुछ ऐसी परिभाषाएं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एग्ज़ाम में। वो परिभाषा किसकी कि कहोगे सर समावेशी शिक्षा क्या है, TLM क्या है, और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ, एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक कक्षा में कैसे माहौल को तैयार करेगा पढ़ाने के लिए कैसे माहौल को तैयार करेगा, क्या क्या उसके लिए ज़रूरी होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आपको ये यूनिट 1.1 में ही पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो छोटे पाठ का अभ्यास कराना,
शिक्षक की प्रक्रिया को विश्लेषित करना, शिक्षक के शिक्षण कौशल को सुधारना, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में जो अधिक दक्षता है उसको प्रदान कराना, तत्व को सूक्ष्म स्वरूप देना और शिक्षकों के लिए व्यवसाय परिपक्वता का विकास करना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को भी बढ़ाना, तो ये आपको देखने को मिलता है सूक्ष्म शिक्षण में। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले क्या किया जाता है, योजना बनाई जाती है कि जो भी हमने पाठ्य योजना बनाई, प्रशिक्षक क्या करेगा, एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के लिए योजना बनाएगा और उसके लक्ष्य और विधियों को परिभाषित करेगा। यहाँ पर आकर के जब योजना बना करके लाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। लगभग 6 मिनट का समय वहाँ पर लगता है कि जो भी परियोजना बना करके लाए हैं उसे हम क्या करेंगे, शिक्षण सत्र के द्वारा उसका हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद में क्या होगा कि वहाँ पर जो भी प्रशिक्षक पीछे बैठा होगा, सहकर्मी बैठा होगा, वो क्या करेगा, भैया आपको प्रतिक्रियाएं देगा और देन उसके बाद में उसका विश्लेषण करेगा। अपनी रिकॉर्डिंग देते हुए क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और भैया पुनः आपको क्या कराया जाएगा, फिर से अभ्यास कराया जाएगा, पुनः फिर से आप जा कर के शिक्षण करोगे। तो ये प्रक्रिया, आप गए, आपने शिक्षण किया, प्रतिपुष्टि मिली, आपने प्रदर्शन किया, प्रतिपुष्टि मिली, फिर आपने क्या किया, फिर आपने प्रदर्शन किया सही करके चीज़ों को, फिर आपको प्रतिपुष्टि मिली। तो यही आपको देखने को मिलता है, फिर से आपने अभ्यास किया। तो यह तकनीक जो है प्रशिक्षकों को उनके शिक्षण कौशल में सुधारने के अवसर देती है, जिससे वे अधिक प्रभावी और आत्मविश्वासी शिक्षक बन सकें। जो भी ट्रेनीज़ होते हैं, जैसे कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये आपके लिए जो है सूक्ष्म शिक्षण बहुत ज़रूरी है। आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण काम में आता है। अब हम बात करते हैं, ये आपके पेपर में पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी सितंबर अक्टूबर में जो आपका पेपर हुआ था, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। आपको भी पता है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का यह साधन है जिसे वह अपने पदार्थ को अपने आदर्शों में, अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सकता है। इसके बाद में हॉर्न ने क्या कहा, पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने और सीखने से अधिक इसमें उद्योग, व्यवसाय और ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले भौतिक विषयों से नहीं, परंतु उसके अंदर सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर कराई जाती हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा आपका ये कहा गया पाठ्यक्रम के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हो सकता है ऐसे पूछ ले कि भाई जब बच्चे को गणित पढ़ाओगे, या बच्चे को जब अंग्रेजी पढ़ाओगे, या बच्चे को जब क्षेत्रीय भाषा पढ़ाओगे, तब किन किन टीएलएमओ का प्रयोग करोगे, तब कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करोगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग। एसएलडी बच्चे को पढ़ाओगे तब आप कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री लगाओगे, एएसडी बच्चे को पढ़ाओगे तब आप कौन सा लगाओगे, ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद में कहेंगे हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जहाँ पर एजुकेशनल एड्स और टीचिंग एड्स आते हैं। कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के उपकरण, संसाधन और सामग्रियों को संदर्भित करता है जो शिक्षा की प्रक्रियाओं को प्रभावी, रोचक और सरल बनाने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। इन सामग्रियों का उद्देश्य छात्रों की समझ, रुचि और सहभागिता को बढ़ाना है। कहेंगे भैया इसमें दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स का उपयोग किया जाएगा, जहाँ पर चित्र, पोस्टर, वाक्यों का प्रयोग करके, आंकड़ों को समझा करके, वीडियो की फिल्मों के आधार पर दर्शन वो किए जाएंगे। जो भी होगा श्रवण सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, ऑडियो क्लिप के द्वारा, भाषण संगीत के द्वारा, रेडियो प्रसारण के द्वारा, ब्रॉडकास्ट के द्वारा। कहेंगे भैया श्रवण और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर भैया पावर पॉइंट स्लाइड के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, विभिन्न विधियों के द्वारा, विषयों के द्वारा प्रश्नोत्तर के साथ में पढ़ाया जा सकता है। जो भी टेक्टाइल एड्स होंगे यानी कि मॉडल्स और प्रतिमान के रूप में शरीर के अंगों के मॉडल बनाना, ऐतिहासिक रूप से वैज्ञानिक वस्तुएं और हस्तनिर्मित वस्तुओं का बनाना। इसमें भैया जो भी प्रौद्योगिकी होगी वो उस पर आधारित, जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एड होंगे उन पर आधारित, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। अपने हम टैबलेट, स्मार्टफोन के माध्यम से भी, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी, प्रिंट एड्स के माध्यम से भी, जो भी पुस्तकें हैं, समाचार पत्र है, वर्कशीट है, इनके माध्यम से भी बच्चों का अभ्यास और मूल्यांकन कराया जा सकता है। खेल और गतिविधियों के माध्यम से भी, पजल, क्विज, गेम बोर्ड, नाटकों और सिमुलेशन के माध्यम से, समूह चर्चा और प्रोजेक्ट के माध्यम से भी बच्चे को हम लोग टीएलएम का प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? जब ये चीज़ें होती हैं तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो काफ़ी उसको अट्रैक्शन लगता है, वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है। तो कहेंगे जब बच्चा
इसको शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से पढ़ेगा तो उसमें रुचि जो होगी वो अच्छी होगी, वो बढ़ेगी। रुचि के साथ में कार्य करेगा, जो भी कठिन विषय है इनको सरल बना करके पढ़ाया जा सकता है। बच्चा सहभागी होगा, सक्रिय रूप से बच्चा प्रोत्साहित होगा, सहभागिता मिलेगी। और भैया क्या होगा, मेमोरी रिटेंशन होगी, जहाँ पर बच्चा ज़्यादा दिनों तक उसको याद रख पाएगा। विविधता भी देखने को मिलेगी, नवीन चीज़ों को यहाँ पर समावेशन भी किया जाएगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो होगी वो आपको उस प्रक्रिया को समृद्ध बनाएगी, महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाएगी। और भैया ये आपके लिए बहुत छात्रों के लिए उपयोगी होती है। यूडीएल यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कहेंगे सार्वभौमिक ढांचा जो कि समावेशी रूप से सभी बच्चों के लिए हो और सभी बच्चे यहाँ पर सार्वभौमिक रूप से इस ढांचे के द्वारा क्या कर सके, शिक्षा को ग्रहण कर सके। ये क्या करता है, सभी बच्चों के लिए सुलभता प्रदान करता है, सभी बच्चों के लिए सीखने के तरीके जो होते हैं उनका समर्थन करता है। इसके 3 मॉडल होते हैं। अनेक माध्यमों से प्रस्तुति, यानी कि बच्चे को हम ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम ऐसी चीज़ों पर जोर देंगे, ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत किया जाएगा जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए पहुंच को बनाए रखेगा। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों की जानकारी को काफ़ी सुलभ और समझने योग्य बनाएंगी। इसमें अनेक माध्यमों से अभिव्यक्त की जाएगी, यानी कि मल्टीपल, जिसमें हम कह सकते हैं बच्चे को बोल करके, बच्चे को ड्राइंग करा करके, यानी कि मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन किए जाएंगे, हो सकता है बोल कर सिखाया जाए बच्चे को, हो सकता है कह सकते हैं समझ कर सिखाया जाए, ड्राइंग करके, प्रदर्शन करके, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से। तो भैया उनकी पसंद के अनुसार, उनकी ताकत के अनुसार उसके विचार और ज्ञान को क्या कर सकते हैं हम लोग, सक्षम बना सकते हैं। इनमें अनेक माध्यमों से, मल्टीपल मीन्स इंगेजमेंट के माध्यम से हम बच्चों को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके उनकी रुचियों और प्रेरणाओं के अनुसार जो है उनकी गतिविधियों में सामग्री को शामिल करके बच्चे को हम सक्रिय बना सकते हैं, सक्रिय वातावरण बना सकते हैं। यूडीएल मूल रूप से उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर सभी छात्र प्रभावी ढंग से एक साथ में सभी के लिए ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा जो सभी के लिए हो। जैसे यहाँ पर कहा गया कि दैनिक जीवन में गणित की भूमिका, तो हो सकता है कह दे कि भैया दैनिक जीवन में आपसे अंग्रेजी की भूमिका, या कह दे भैया दैनिक जीवन में भैया विज्ञान की भूमिका, या कह दे भैया दैनिक जीवन में आपका सामाजिक विज्ञान की भूमिका, सोशल साइंस की भूमिका क्या होगी। तो ये आपको अलग अलग क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं, बस आपसे जो सब्जेक्ट है उनको चेंज कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर गणित की भूमिका के बारे में बात करेंगे कि दैनिक जीवन में जब गणित की भूमिका होगी तो कहेंगे क्या होगी कि समस्या समाधान कौशल बढ़ेगा, बच्चे में तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी। दैनिक जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होगा, वित्तीय प्रबंधन किया जा सकेगा, जहाँ पर व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, जहाँ पर बजट बनाना, खर्चे का हिसाब रखना, बचत, निवेश, ऋण, इन सभी चीज़ों का प्रयोग। यहाँ पर आपको समय प्रबंधन, यानी कि देखने को मिलता है कि भैया टाइम कितना हो गया, या कितने समय बाद हमें कहीं जाना है, या किसी की भैया गणना करनी है, समय सारणी बनानी है, टाइम टेबल अगर हमें बनाना है तो वहाँ पर भी हम लोग इसका टाइम मैनेजमेंट ही करते हैं, समय प्रबंधन ही करते हैं। किसी भी खरीदारी को करने में, किसी भी व्यापार को करने में, भाई कितना छूट हुआ, कितनी कीमतें लगी, कितना सौदा आया, ये सारी चीज़ें हमारे गणित के लिए उपयोगी होती हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस में, इसमें क्या होती है कि भैया गणित जब हम लोग लगाते हैं, गणित का हम लोग प्रयोग करते हैं तो भैया गणना करने में, व्यायाम की योजना बनाने में और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को समझने में इसका मदद होती है। कहेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शोध का प्रयोग करके, तकनीकी विकास का प्रयोग करके इसको महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई जा सकती है। रोज़मर्रा के कार्य जो गणित का ज्ञान, दैनिक जीवन के कार्य है ना, नाप तौल, मात्रा की गणना, इसकी योजना बना करके जो है इसको बेहतर किया जा सकता है। इसमें बच्चे की बौद्धिक विकास भी बच्चे का होगा, बच्चा तर्क करना, स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीज़ें गणित में हमारी बढ़ती हैं। गणित से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारा तर्क करने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। जो भी सामाजिक और आर्थिक निर्णय होंगे वो भी हम ले सकेंगे, आंकड़े, दर, विकास दर, सामाजिक विकास, विज्ञान के विभिन्न पहलू, ये हम समझ सकेंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेंगे, जहाँ पर हम लोग आधुनिक तरीके का उपयोग करके उसे सक्षम बना सकेंगे, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से। तो ये भैया आपके गणित का ज्ञान जीवन, जो भी दैनिक जीवन में न केवल विभिन्न कार्यों को कुशल बनाएगा, इसे प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी, हमारे जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाएगा। तो ये आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर।
हो सकता है गणित को छोड़ करके आपसे विज्ञान के बारे में पूछ ले, अंग्रेजी के बारे में पूछ ले, आपके रीजनल लैंग्वेज के बारे में पूछ ले, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। नियमित प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग। हो सकता है गणित पढ़ाने में यहाँ पर कह दिया, हो सकता है आगे अंग्रेजी में कह दे, हो सकता है भैया आगे आपका हिंदी में कह दे, या आपके पर्यावरण में कह दे। पर्यावरण में टेक्नोलॉजी क्या उपयोग की जाएगी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले गणित की। तो कहेंगे नियमित विद्यालय में अगर हमें गणित पढ़ाना है तो यहाँ पर आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा ये। कहेंगे इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, जहाँ पर हम लोग गणित पढ़ाने के लिए जो भी ड्रीम बॉक्स लर्निंग होगा उसका उपयोग करेंगे, उसकी अवधारणाओं को समझेंगे। प्लेटफॉर्म में विभिन्न स्तरों के लिए अभ्यास और इंटरेक्टिव गतिविधियों को प्रदान करेंगे। स्मार्ट और बोर्ड जो आपका डिजिटल प्रोजेक्टर है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल प्रोजेक्टर का प्रयोग करके शिक्षक गणित की अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। विजुअल एड और एनिमेशन के माध्यम से जो जटिल विचारधाराएं हैं उसको सरल बना सकता है। ऑनलाइन कुछ व गेम के माध्यम से, ऑनलाइन कुछ है कोई भी समझदार मज़ेदार गेम है, उनके माध्यम से भी हम लोग बच्चों की संख्यात्मक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बच्चे का समस्या समाधान कौशल बढ़ा सकते हैं। हम लोग यूट्यूब के द्वारा भी, जो भी वीडियो प्लेटफॉर्म है इनके द्वारा, किसी ट्यूटोरियल के द्वारा हम लोग गणित की गति को बढ़ा सकते हैं और उन्हें बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सहयोगात्मक टूल के माध्यम से भी, एजुकेशनल ऐप्स के माध्यम से, ऑनलाइन आकलन उपकरणों के माध्यम से, आपने आर्गुमेंटिव एंड वर्चुअल यानी कि वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, आर्गुमेंटेड रियलिटी के माध्यम से, जहाँ पर AR और VR तकनीकों का प्रयोग करके, जैसे हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति का प्रयोग करके, हम लोग 3D पिक्चर का प्रयोग करके, तकनीकों का प्रयोग करके गणित की अवधारणा को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं बच्चों की। अब बात करते हैं ASD, ID और SLD बच्चों में क्षेत्रीय भाषा सीखने की सुविधा। जब हम बात करते हैं ऑटिज़म या अपना स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो देखने को मिलेगा इन बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है उसमें बढ़ावा देखने को मिलता है। क्यों, कैसे भैया? जब हम लोग उसके व्यक्तिगत शिक्षण करते हैं, प्रत्येक बच्चे में जब हम वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सिखाएंगे, उसकी मातृभाषा सिखाएंगे, तो कहेंगे कि विशेष आवश्यकता और क्षमताओं को ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाई जाए, जिससे कि बच्चे की गति और समझ को बेहतर किया जा सके, उसको अनुकूलित किया जा सके। इसमें भैया हम क्या कर सकते हैं? विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र, वीडियो, फ्लैश कार्ड के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और उसके शब्दों और अर्थों को समझा सकते हैं। तकनीकी का उपयोग करके, टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करके, सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, भाषा सीखने को उपयोग करके इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। सामाजिक कहानियाँ, जो भी आपकी सोशल स्टोरीज़ हैं, सामाजिक कहानियों को सुधार करके, इनको बता करके भैया सामाजिक स्थितियों और संवादों को बेहतर कर सकते हैं। भाषा कौशल बच्चे का सुधरेगा। सेंसरी इंटीग्रेशन करके श्रवण, दृश्य और इन सभी के माध्यम से भाषा सिखाई जा सकती है। संवेदीकरण गतिविधियाँ जो होती हैं वो काफ़ी बेहतर होती हैं। अनुकरण और पुनरावृत्ति करके बच्चों को बार बार शब्दों को दोहरा करके, वाक्यांशों को सुना करके, अवसर दे करके सरल और रोज़मर्रा के वाक्यों को बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट करके अब उसका अभ्यास करा सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे करके हम लोग बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नाटक के माध्यम से बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं। तो कहेंगे प्रोत्साहन और पुरस्कार बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक प्रोत्साहन तकनीकों का उपयोग करके बच्चों को उसके प्रयासों को सराहना दी जाती है। चित्र और प्रतीकों के माध्यम से भी, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका भी प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? पिक्चर की प्रणालियों को एक्सचेंज कर देते हैं और चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चे की रणनीति बना करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद में अंग्रेजी पढ़ाने में, ऐसे यहाँ पर कह देगा हिंदी पढ़ाने में, गणित पढ़ाने में, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रकार के मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने जो भी शिक्षण रणनीतियाँ हैं उनको ध्यान में देना है, तकनीकों को ध्यान में देना है और भैया उनके अनुसार, उस विषय के अनुसार आपको TLAB उपयोग करने हैं और दृष्टिकोण को अपनाना है। बस आपको इतने यहाँ पर उसमें चेंजमेंट करना है। कहेंगे अंग्रेजी जब पढ़ाई जाएगी तो खास करके प्राथमिक विद्यालयों में TLM का प्रयोग करके ही पढ़ाया जाएगा। और भैया TLM क्या होगा? इंटरेक्टिव और मज़ेदार बनाया जाएगा, जहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। वास्तविक जीवन में अंग्रेजी का उपयोग क्या है? संवाद, रोल प्ले के द्वारा, इंटरेक्टिव गतिविधियों के द्वारा। TLM संवादात्मक वीडियो क्या है? रोल प्ले
और समाधि गेम्स के माध्यम से ग्रामर का प्रयोग करके व्याकरण और अनुवाद कौशल को हम क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे। बच्चे की व्याकरण के नियम जो है उसको बेहतर बनाएंगे, है ना। टीएलएम का जो प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर पुस्तकें, अनुवाद, अभ्यास इनका प्रयोग कर सकते हैं। श्रवण भाषा विधि के द्वारा, ऑडियो लिंगुअल मेथड के द्वारा सुनने और बोलने के कौशल को बढ़ाना, सुनने के लिए पुनरावृत्ति करना, ड्रिल करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, और प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड के माध्यम से भी बच्चे को सोचने और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें बच्चे के लिए प्रश्न पूछना, इंटरेक्टिव गतिविधियाँ, फ्लैश कार्ड, ऑडियो विजुअल का प्रयोग करके होल लैंग्वेज अप्रोच के माध्यम से, समग्र भाषा दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ने लिखने सुनने के कौशल को विकसित किया जा सकता है। कहानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। टीएलएम वही आपका फ्लैश कार्ड के माध्यम से जानवरों, रंगों, फलों के फ्लैश कार्ड को, ऑडियो विजुअल के माध्यम से शिक्षा, एनिमेशन, पॉडकास्ट के माध्यम से, कहानियों, कविताओं के माध्यम से समझने को बढ़ावा देना, कहानियों और उपन्यास को बढ़ावा देना, इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड और इंटरेक्टिव प्रोजेक्टर को लगाना, शब्दावली चार्ट के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो अंग्रेजी पढ़ाने में दृष्टिकोण और तकनीकें जो थी वो आपको यहाँ पर बता दी गई। खास करके जो आपका टीएलएम था उसका भी उपयोग बता दिया गया, और इसमें आप सभी अंग्रेजी, हिंदी इनको बदल बदल करके आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, तो आप उस हिसाब से अपना उत्तर लिख दीजिएगा। तो मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी में। और बाकी आप लोग बौद्धिक अक्षमता, SLD और इनके बारे में आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ रखा है, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और भैया बिना समय गवाए हुए आपके क्वेश्चंस करवाए गए हैं। यही सोचा जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और भी इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ सकते हो। स्वयं से भी भैया पढ़ करके जाइएगा और अच्छा पेपर करके आइएगा। सभी को शुभकामनाएं, अच्छा पेपर आपका होगा। धन्यवाद।